जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डाल के हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। किसी भी इंसान की 3 मूलभूत जरूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी व्यक्ति जब मेहनत मशक्कत रोज करता है तो रोटी कमा लेता है, कपड़ा कमा लेता है, लेकिन घर पर, सर पर आपके छत हो, आपका अपना एक घर हो, इसके लिए लोग जिंदगी भर मेहनत मजदूरी मशक्कत करते रहते हैं। लेकिन कुछ खुश नसीब ही होते हैं जिनको अपना घर नसीब होता है। इसलिए आपका अपना एक घर हो, ये एक बड़ा सपना है देश में करोड़ों लोगों के लिए, और इसी सपने को आज पूरे देश में बेचा जा रहा है। और बहुत सारे बिल्डर्स इस सपने को बेच रहे हैं, और इस सपने को बेच करके बहुत से बिल्डरों ने अपनी तिजोरियां भर ली। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सपने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कमाई तो लगा दी, लेकिन उनके घर पर अपनी जो छत थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ जो रेगुलेशन है, यानी जो एक नियामक संस्थाएं हैं, वो रियल एस्टेट सेक्टर में नहीं है, और कहीं ना कहीं सरकार की भी कुछ कमज़ोरियां रही, और कहीं ना कहीं जो बायर्स हैं उनकी भी कुछ कमज़ोरियां रही कि वो इस सपने को आंख मूंद करके जो है पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं, और बिल्डर्स ने उसका जो फ़ायदा उठाया वो तो है ही। तमाम ये मुद्दे हैं जिस पर हम आज बात करेंगे, और ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि नोएडा में, जी हाँ, दिल्ली से सटे नोएडा में, जब बहुत सारे जो खरीदार थे मकान खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए जो लोग निकले थे, जब उनके साथ लगातार धोखाधड़ी हुई, तब उन्होंने सहारा लिया आरटीआई का, यानी सूचना के अधिकार। क्योंकि जानकारी नहीं मिलती, और जब जानकारी नहीं मिलती एक बायर को, तब उसके सामने असली दिक्कत आती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बिल्डर्स हैं बहुत सारी जानकारियां छुपा लेते हैं, तो इन जानकारियों को हासिल करने के लिए लोगों ने आरटीआई का सहारा लिया, और आरटीआई का सहारा लेकर इंफॉर्मेशन निकाली और अपने संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन क्या आरटीआई इसमें मददगार साबित हो सकती है? किस तरह से लड़ा जा सकता है, क्या किया जा सकता है? आज हम जानने का हक में इसी मसले पर बात करेंगे, और इस पूरे मसले पर तमाम विषय को समझने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो लोग स्टूडियो में जुड़े रहेंगे उनका मैं परिचय करा दूं एक एक करके। हमारे साथ सुरेश रहेजा जी हैं। सुरेश रहेजा जी रहेजा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश रहेजा जी आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हालांकि सुरेश रहेजा जी बिल्डर हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं कंज्यूमर की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए आज हमारे कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि कंज्यूमर जो है, जो रहेजा जी का है, उसको कंज्यूमर भी सुने, यानी जो लोग अपना मकान खरीदना चाहते हैं वो भी सुने। हमारे साथ अभिषेक कुमार जी, अभिषेक कुमार जी जो नेफोवा के अध्यक्ष हैं। नेफोवा एक संगठन है जो कि नोएडा में तमाम जो बायर्स हैं, जो लोग घर बनाने, अपना खरीदने के लिए निकलते हैं, उन्होंने जब बिल्डर्स की धोखाधड़ी, उनकी चीटिंग से जब सामना किया, तो उन्होंने मिलजुल कर इससे लड़ने के लिए एक संगठन बनाया, और यही वो संगठन है जिसने 100 से ज़्यादा आरटीआई लगाई हैं और जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ मुंबई में जुड़ेंगे कमलाकर चिनॉय। कमलाकर चिनॉय आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जाने माने, और ये भी जो बिल्डर लॉबी है उसकी जानकारियाँ निकालने के लिए कमलाकर जी लगातार आरटीआई का सहारा लेते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कमलाकर जी। इससे पहले कि इस मसले पर हम इस बात को, अपनी बात को, चर्चा को आगे बढ़े, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, और कैसे लोगों ने अपना संगठन बनाया और आरटीआई की मदद ली, और उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, और क्या उनको सफलता मिली। देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। मुंबई का आदर्श घोटाला हो या पुणे के आसपास बसाया गया शहर, बिल्डर लॉबी देश भर में सक्रिय है। कई बार खुलेआम बिल्डर लॉबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे आरटीआई के सिपाहियों को अपना निशाना बनाया है। देश भर में बिल्डर लॉबी और सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से ठगी और भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। करोड़ों अरबों के वारे न्यारे हो रहे हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। बिल्डर माफिया और अधिकारी मालामाल हो रहे हैं, और घर के खरीदार इनका चक्कर काट रहे हैं। बड़े बड़े सपने दिखाकर बिल्डर और उनके एजेंट खरीदारों से पैसा ले लेते हैं, और फिर खरीदार जब अपने घर के बारे में पूछताछ करते हैं तो उन्हें सिर्फ धमकियां मिलती हैं, और बुक कराया हुआ फ्लैट भी कैंसिल कर दिया जाता है। ये सब कुछ देश के दूर दराज इलाकों में नहीं, बल्कि दिल्ली से सटे नोएडा एक्सटेंशन में हो रहा है।
नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम आने के बाद मैंने 2 किस्तें नहीं भरी। नहीं भरने के बाद मुझे पता लगता है कि जनवरी के अंदर मेरे घर पे 25 जनवरी को एक चेक भेज दिया उन्होंने, जिसका अमाउंट था 2 लाख समथिंग, और उन्होंने 6,60,000 रुपये उन्होंने काट लिए। उसके बाद 6 महीने से मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं चक्कर पे चक्कर काट रहा हूँ, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं नोएडा अथॉरिटी भी गया, सब कुछ गया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा एक्सटेंशन में बिल्डर लॉबी के खिलाफ घर के खरीदारों ने मिलकर नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट बायर एसोसिएशन यानी नेफोआ नाम के संगठन बनाया है और एकजुट होकर बिल्डरों के खिलाफ लड़ने के लिए कमर कस ली है और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हथियार बनाया है सूचना के अधिकार कानून को। पिछले दिनों नेफोआ के सदस्यों ने नोएडा अथॉरिटी में इकट्ठे होकर सैकड़ों आरटीआई आवेदन लगाए। जब हमारे को रिप्लाई किसी लेटर का नहीं मिल रहा था, हमने एफआईआर का पे बात करी थी, वो भी हमारे को रिप्लाई नहीं मिला था। फिर हमने ना 100 आरटीआई एक ही दिन में सारे बिल्डर के एंगेज में डाली हैं। उसका हमारे न्यूज़ में भी हमने दिया है और हम उसके बाद में हमने हरीश वर्मा जी एसीओ उनसे मीटिंग भी की है कि इन आरटीआई को हमारे को रिप्लाई मिलेगा। वो कह रहे हैं हाँ जरूर मिलेगा आपको इन सारी आरटीआई का रिप्लाई। उस आरटीआई का रिप्लाई अगर मिलता तो हमारे को मालूम पड़ेगा कि पहले कितने फ्लैट बन रहे थे और अभी इन्होंने बढ़ा के कितने फ्लैट कर दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के जानकारों का मानना है कि सूचना के अधिकार कानून से मिले सूचना का इस्तेमाल करके बिल्डरों को हक देने पर मजबूर किया जा सकता है। लोग सोचते हैं कि हमारे पास पूरे कागजात नहीं है इसलिए हम कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकते। कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो अगर पहल करते हैं तो कंज्यूमर की बात सुनी जाएगी और अगर दस्तावेज उनके पास है आरटीआई के द्वारा जो उन्होंने प्राप्त किया है वो अगर सपोर्ट में लगाते हैं तो उनकी सुनवाई ज़रूर होगी। मान लीजिए 20 लाख रुपए का मैंने फ्लैट बुक करा और आज मैं खरीदूं तो 30 लाख का है, तो 10 लाख रुपए हर्जाना और 20 लाख रुपए मेरे वापस लीजिए आप। हालांकि छोटे और मंझौले बिल्डर इन बड़े बड़े बिल्डरों के ठगी से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन भ्रष्ट और दबंग बिल्डरों की वजह से इन छोटे बिल्डरों के कारोबार पर असर पड़ रहा है और लोग उन्हें शंका की नज़र से देखते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। जितनी बड़ी बड़ी पार्टी है ना, इसका सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए कि बहुत पैसे को लेके लोग करते क्या हैं, पैसा किस काम में लेते हैं, पैसा कहाँ लगाते हैं, तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। छोटे बिल्डर हैं वो छोटा छोटा काम करते हैं, वो तो दे देते हैं बना करके। 10 बिल्डिंग बनाए, 5 बिल्डिंग बनाए, 50 फ्लैट बनाए, 20 फ्लैट बनाए, उनको मिल जाता है। लेकिन बड़े को तो मिलते ही नहीं है। जो मालिक है कोई देखता भी नहीं है कि इसका मालिक है कौन। देश में नई सरकार के आने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और एनडीए की सरकार ने भी संशोधित रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल 2013 लाने की बात की है, जिसका बिल्डर लॉबी विरोध कर रही है। लेकिन इतना तो तय है कि सरकार न सिर्फ बिल लाने पर विचार कर रही है बल्कि एक नियामक संस्था की जरूरत पर भी बल दे रही है, जिससे इन बिल्डर लॉबी पर लगाम लगाई जा सके। ऐसा माना जाता है कि रियल एस्टेट में भी काला धन लगा हुआ है। भू माफिया हो या बिल्डर माफिया, सभी काले धन में ऐसा बताया जाता है कि शामिल हैं। आम लोगों से भी पैसा वसूल करके जो हाई राइज बिल्डिंगें बना रहे हैं और उन्हें समय पर मकान नहीं दे रहे हैं, इसमें भी भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। क्योंकि एक जगह से पैसा लेते हैं और दूसरे प्रोजेक्ट में लगाते हैं, ये भी एक तरीके का भ्रष्टाचार है। लेकिन आम लोगों को जब कहीं पर शिकायत पर सुनवाई नहीं हो रही है तो मायूस जरूर है, लेकिन अब संगठित होकर के वो लड़ाई शुरू कर दिए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें जल्द सफलता मिलेगी, क्योंकि संगठन में बहुत शक्ति होती है। दिल्ली से कैमरामैन आनंद कुमार के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। तो हमारी रिपोर्ट थी। और सबसे पहले अभिषेक जी, क्यों आप लोगों को आरटीआई की मदद लेनी पड़ी और कितनी अब तक आपको सफलता मिली है, कैसे एक कहानी जो है अनफोल्ड हुई? जब आप बिल्डर के यहाँ फ्लैट लेने के लिए जाते हैं तो आपको ये पता नहीं रहता है कि वहाँ कितने टावर बनने हैं, उनका आगे का प्लान क्या है। हम सिर्फ एक मिडिल क्लास बायर्स हैं, सिर्फ हम ये सोच के जाते हैं चलो हमें एक 2 BHK या 3 BHK की फ्लैट लेनी है, इस रेंज में मुझे दिया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी इनकी साजिश होती है, कितनी बड़ी मतलब एक जाल बिछाया हुआ है बायर्स को फंसाने के लिए। वे एक आम बायर्स को पता नहीं चलता है और कोई इंडिपेंडेंट या रेगुलेटरी बॉडी है नहीं जो इन पे कमांड कर सके जी। तो जब हमने इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे मांगने, जब उनकी सच्चाई सामने आने लगी तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगनी स्टार्ट की कि आप बताइए कि आपके यहाँ कितने फ्लैट बनानी है। उन्होंने बताया था क्योंकि आप लोगों को फ्लैट मिल नहीं रहा था, टाइम से डिले हो रहा है इसलिए। हाँ सर, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है। डेवलपर्स तो टाइम पे फ्लैट जल्दी देते नहीं है। जब आप फ्लैट लेने के लिए जाओ तो ये बहुत बड़े बड़े वादा करते हैं
आपको मालूम चलेगा कि आप कोई छोटे से गांव को वे प्रोजेक्ट करते हैं सिंगापुर में फ्लैट बना रहे हों। जी रहीजा जी, आप इस बात से सहमत हैं जो अभिषेक जी कह रहे हैं? ऐसे बहुत से लोगों को रोज चीटिंग का प्रोजेक्ट डिले होते हैं, उसका कारण लोग अपनी एक एक पाई जोड़ते हैं और उसके बाद इस ट्रैप में फंस जाते हैं, कोई रास्ता नहीं। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। पर्टिकुलरली जो वुमेन होती है घर में, उसका तो एक ही सपना होता है कि मेरे को एक घर चाहिए, और वो अपने पति को पूरा टाइम लगी रहती है कि मेरे को घर कब दोगे बना के। आई एग्री विद हिम 100%। लेकिन क्या है कि इंटरनल कॉन्शियस ऑफ पीपल सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। आप कितने भी कानून बना लो, कितने भी एक्ट बना लो, कुछ भी कर लो जी, यहाँ पे हमारे कोर्ट्स का जो टाइम पीरियड है वो 10-10, 20-20 साल तक कोई फैसला ही नहीं होता। तो सारा लॉ का सिस्टम देखते हुए ये सारी बातें इस तरह से चल रही हैं, क्योंकि अगर किसी की कॉन्शियस अच्छी नहीं है और क्लियर नहीं है तो वो किसी भी तरह से तुम्हारे को बेवकूफ़ बनाता है। मुंबई में कमलाकर जी, आपको इस तरह से कई बार आपने आरटीआई लगाई, आपको सफलता मिली, आप अपना अनुभव कैसे बताएंगे और इस समस्या को कैसे देखते हैं जो इन लोगों के साथ हो रहा है? इनिशियली मुझे बहुत तकलीफ हुई क्योंकि मैं भी जानकार नहीं था इस बारे में, मगर जब जैसे जैसे मुझे मेरी एक्सपीरियंस बढ़ गई तो तब तक अब तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने अगर नहीं दिया तो मैं उनके तरफ क्या काम कर सकता हूँ। पहली बात तो यह है सर कि उन लोग का जो पहला तरीका है कि आप इंस्पेक्शन के लिए आइए, वो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने के बावजूद आपको वो घुमाने के लिए कहते हैं आप इंस्पेक्शन के लिए आइए, और आपके सामने इतना बंच ऑफ पेपर्स रखते हैं, तो पेपर्स देख के आपकी नशा उतर जाती है। तो ये जो हमारे जो कॉमन आदमी है, आम आदमी है, उनको ये तय करना है कि जब हम इंस्पेक्शन लेते हैं तब वो इंस्पेक्शन के फाइल्स को उन्होंने इंडेक्स बनाया है क्या, उसको पेजिंग किए है क्या, वो देखना बहुत जरूरी है। तो और अगर वो नहीं होती है तो उनके खिलाफ वो कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी इनके खिलाफ वो वहां के जो हेड है, डिपार्टमेंटल हेड है, उनके पास जाके बोल सकते हैं कि भाई इंस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी फाइल को सही तरह से रखें जी। इंस्पेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कागज हमारे सामने रखें और हमको गुमराह करने की कोशिश की जाए। और एक मेरा ये सजेशन है कि अगर एक आईपीसी में एक कलम है 166, 167, 217, 218 जी। 166 तैयार यह है कि डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ टू कॉज इंजुरी टू समवन, एंड 167 बोलते हैं कि फ्रेमिंग ऑफ इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स इन राइटिंग टू कॉज इंजुरी टू समवन जी। 217 बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट डिसोबीडिंग डायरेक्शंस ऑफ लॉ टू सेव द एक्यूज्ड और द ऑफेंडर्स जी। तो ये कायदे का हम इस्तेमाल करके हम उस ऑफिसर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि भाई इन्होंने अपने डिसोबीडियंस ऑफ डायरेक्शंस ऑफ लॉ किया है, इन्होंने फ्रेमिंग ऑफ इनकरेक्ट रिकॉर्ड्स एंड राइटिंग किया है, और इनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट फाइल कीजिए जी। आप पुलिस स्टेशन में जब जाओगे तो पुलिस भी आपकी साथ नहीं देगी, ये मेरी एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं। आपको फिर उनके साथ व्यवहार करना है, पत्र व्यवहार करना है 8-10 दिन 15 दिन, और 154 सेक्शन सब सेक्शन 1 सीआरपीसी के दरमियान ऐसा है कि हमारे कंप्लेंट में अगर ऑफेंस डिस्क्लोज होता है तो उस ऑफिसर को इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए। अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है तो वो गलत बात है जी। उसके बाद वो अगर 2-4 दिन में अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है तो 154 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी के तहत वो डीसीपी के पास जा सकते हैं कि हमारी ऑफेंस डिस्क्लोज होती है मगर हमारे एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है। अब एफआईआर 154 सब सेक्शन 3 एकदम क्लियर है कि डीसीपी शैल एक्ट एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और डेप्यूट अ सबऑर्डिनेट ऑफिसर हु विल हैव द पावर ऑफ द स्टेशन इंचार्ज टू रजिस्टर द एफआईआर। ये उनके ऊपर बंधन कारक है, बिकॉज द लॉ सेज द डीसीपी शैल, उसको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें। तो हमको ये 154(3) तहत एप्लीकेशन करके और 8-10 दिन रुकना है, और बाद में कोर्ट में वो डीसीपी और सीनियर पीआई के अगेंस्ट 217, 218 के अगेंस्ट उसके खिलाफ केस रजिस्टर करना है जी, जी, मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहता हूँ कि नोएडा और आसपास जितने भी एरिया है कहीं भी एफआईआर बिल्डर के अगेंस्ट नहीं होता है। रहीजा जी, कैसे आप देखेंगे इस पूरे मसले को? इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी मिलीभगत आप देखते हैं, एक पूरा कॉकस है। अभी मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप किसी को भी अपना एक चेक देते हो, पहला चेक, यू नीड टू नो
अभी मैं आपको लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बोली थी जो कि अभी आई एम सॉरी, मैं ये अपने ही लॉबी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। अभी सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि आपके पास जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा देते हैं, आप ये भी नहीं देखते कि इसके ऊपर कर्जा कितना है। एक चीज़ सोचनी चाहिए, अभी कितने प्रोजेक्ट हैं जो फाइनेंशियल कॉरपोरेशन सील करती जा रही हैं, बैंक उनको सील करते जा रहे हैं। एक ही प्रॉपर्टी होती है, वो होता है तुम्हारा फ्लैट या घर। पहले ज़मीन पे लोन होता है एक जगह से, फिर बिल्डिंग बनाने के लिए लोन ले लिया जाता है, और फिर जो कस्टमर जिसने घर खरीदा वो बैंक जाके अपने फ्लैट के लिए लोन लेता है। एंड ऑफ द डे कन्फिस्केट तो सिर्फ एक फ्लैट हो सकता है, ना तो बैंक ज़मीन निकाल के लेके जाएगा, ना बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट। अभी ये बात मैं इसलिए पूरे इंडिया में स्प्रेड कर रहा हूँ हर इंटरव्यू में कि ये एक बहुत बड़ा एक मेजर ये न्यूक्लियर बॉम्ब फूटने वाला है। क्योंकि जब फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या बैंक आके एक आधी बनी हुई बिल्डिंग या पूरी बनी हुई बिल्डिंग को ही सील कर देगा और 10-15 साल तक कोर्ट से कोई उसका रिजल्ट नहीं आएगा, वेयर डू यू स्टैंड? रजत जी, आप तो जिस तरह से खुलकर बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि वैसे लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। हाँ। शायद बिल्डर इसमें नहीं करते, तो सवाल है कि मैं बिल्डर का यही कहना चाहता हूं आप जैसे कि बिल्डर नहीं है, लोगों मैं को- इसलिए कह रहा हूं कि बाकी और कौन करेगा? बिल्डर जैसे जो बायर है उनको कौन एजुकेट करे, किसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो डीलर अपॉइंट किए जाते हैं, रेगुलेटर से पहले, बिल्डरों के ऊपर रेगुलेटर से पहले डीलर के अपॉइंटमेंट के ऊपर एक रेगुलेटर होना चाहिए। डीलर के कि वो कौन है, किस तरह के डीलर? मैं थोड़ा डीलर के बारे में बताना चाहता हूँ। जी। अगर डीलर को आप हटा दें, किसी भी डेवलपर्स के डीलर डील नहीं करेगा, तो आपको मुझे लगता है कि 70% सोल्यूशन वही आप निकल तो जाएगा। सीधा बाय कर रहे हैं। हाँ, रीजन क्या है मैं समझाता हूँ कि अगर आप डेवलपर्स के यहाँ जा रहे हैं, अगर वे 40 लाख का फ्लैट है, डेवलपर्स के आपको 40 लाख में दे रहा है, तो डीलर्स आपको वही फ्लैट 38 लाख में देगा, 48 लाख में देगा। 2 लाख का आपको, आप लोग चलो 2 लाख का मुझे फायदा मिल, क्यों? क्योंकि उनको कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है, और डेवलपर्स डीलर से कम रेट में बेच नहीं सकते हैं। तो ये उनका नेक्सस बहुत बड़ा बना हुआ है। अगर आप डीलर को हटा दें तो मुझे लगता है कि फ्लैट की दामों में 15% तक की गिरावट आ जाएगी। एक ये चीज, इसलिए बायर्स को जागरूक होने की जरूरत है कि अब ये डीलर्स को अवॉइड करें। सबसे बड़ी बात यही है सर। बिल्कुल। कमलाकर जी, इसमें आरटीआई से क्या इस बारे में और किस किस तरह की जानकारी लीजिए? एक अगर साधारण व्यक्ति जब फ्लैट खरीदने निकलता है, मकान खरीदने निकलता है, तो क्या आरटीआई के तहत कम से कम वो ये जानकारी तो जुटा सकता है कि भाई इसके आसपास, जैसे बताया जाता है कि भाई आप यहाँ पे खरीदिए, आपको बड़े बड़े विज्ञापनों में, ब्रोशरों में बताया जाता है कि यहाँ पे खरीदिए, यहाँ पे अगले 2 साल में मेट्रो आ रही है, यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, यहाँ पर इस तरह की सड़क आने वाली है। ऐसी सारी जानकारी आपको लगता है आरटीआई से हासिल की जा सकती है? एक बायर अगर आरटीआई लगा के जानकारी हासिल करे तो उसको इससे मदद मिलेगी? जैसे अभी रहीजा जी ने बताया कि पहले आप फ्लैट खरीदने के पहले आप बिल्डर से सैंक्शन प्लान की कॉपी लीजिए, उनके आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट लीजिए, उनके एडवोकेट के टाइटल सर्टिफिकेट्स लीजिए, और उसके बाद में बीएमसी में या उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाके आरटीआई कीजिए कि भाई इनके प्लान सैंक्शन हो चुके हैं तो कॉपी दीजिए, इनके क्या स्टॉप वर्क नोटिस दिया है क्या, ये सब आपको आरटीआई से मिल सकता है जी। और वो देखने के बाद में आप अपने लिए एक वकील अपॉइंट कीजिए, क्योंकि हम 50 लाख के फ्लैट लेते हैं, 1 करोड़ के फ्लैट लेते हैं, मगर हम 5,000 या 10,000 रुपया वकील को देना नहीं चाहते हैं, और वहां हम फंस जाते हैं। हम हमारे वकील को अपॉइंट करके भाई ये देखिए इसमें क्या सही है क्या गलत है ये समझ के जाइए और बाद में फ्लैट लीजिए। और दूसरी बात यह है कि हमको एक ऐसा कायदा भी लाना चाहिए कि ये फ्लैट बिकते हैं तो उस प्रोजेक्ट में किसने किसने फ्लैट लिए हैं ये हर खरीदार को मालूम होना चाहिए, ताकि वो सब साथ में आके बिल्डर के खिलाफ लड़ने के लिए उनको मौका मिले। हर नागरिक को बिल्डर के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, पुलिस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, उसके लिए संगठित होना पड़ेगा, और उनको हर आदमी को थोड़ा सा आईपीसी का नॉलेज, इंडियन पेनल कोड का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपने जैसे एक बात कही, आपने कहा कि आपने बिल्डरों की बात कही, आपने पुलिस की बात की, इसमें आप नेताओं को भूल गए, लोगों को, देश को यह भी जानने कहा कि भाई कौन कौन से नेता जो हैं वो बिल्डर क्षेत्र में है, रियल एस्टेट क्षेत्र में है, और उनके क्या इंटरेस्ट है ये भी जानकारी आनी बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद एक बस बात मैं यहां पे जरूर उठाना चाहूंगा, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल लाने की बात की जा रही है, क्या वो सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर छोटी सी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम देश भर में जो बिल्डर लॉबी जिस तरह से काम कर रही है और लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एक घर का सपना लेकर अपनी ज़िंदगी भर की कमाई उन बिल्डरों को सौंप देते हैं और उसके बाद किस तरह से वो जाल में फंस जाते हैं और छटपटाते हैं। सुरेश रैजा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो सरकार ने अभी कहा है कि भाई संशोधित रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आएगा, आपको लगता है वो एक इस तरह का बिल लाना देश में बहुत ज़रूरी है? क्वेश्चन इज कि जब तक खरीदार अपने आप को एजुकेट नहीं करेगा, क्या होता है कि लोग जाके देखते भी नहीं है कि घर का प्लॉट कहाँ है जहाँ बिल्डिंग बननी है। आपके पास एक आदमी आया जी वहाँ बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए आप दो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी नहीं देखते कि क्या वो एग्रीकल्चर लैंड है, क्या वो किसान की जमीन है, उस पर कब्जा किसका है। ये बस जी मिल जाएगी, गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है जी, प्रोसेस में है। पहले देखिए वहाँ क्या जगह उनके कब्जे में है, क्या उसका लैंड यूज चेंज हो चुका है, दैट इज द मिनिमम। बाकी चीजें बाद में बिल्डर करा लेता है, उसमें उसको कोई इतनी दिक्कतें नहीं आती, इस देश में सब हो जाता है। क्वेश्चन इज दिस कि पहले क्या लैंड उसकी पोजीशन में है और क्या उसका लैंड यूज चेंज है, ये दो बड़ी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि कहीं आसपास कोई सेंचुरी तो नहीं, जैसे अभी बर्ड सेंचुरी को लेकर लफड़ा हो गया, एनवायरमेंट क्लियरेंस का क्या पॉसिबिलिटीज हैं और इसके ऊपर कर्जा क्या, लोन कितने। जी अभिषेक जी, आपका आखिरी कमेंट। मैं एग्रीड हूँ, मैं रैजा जी की बात से एग्रीड हूँ। एक बायर्स में, एक आम बायर्स जो होता है सर, वे सिर्फ ये देखता है कि बैंक फंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। उन्हें लगता है अगर बैंक फंडिंग कर रहा है तो मेरा प्रोजेक्ट सेफ है। लेकिन मैं बायर से अपील करता हूँ कि सिर्फ बैंक फंडिंग देख के वे कहीं पर भी अपना इन्वेस्ट नहीं करें। रीजन क्या है सर, बायर्स क्या करते हैं कि पहले 20% बिल्डर्स को दे देते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट तो डिस्प्यूट है, तो बिल्डर्स बोलता है कि टोटल फ्लैट कॉस्ट जो है आपका है, मैं उसका 15% काट के आपको पैसे वापस करूंगा। जो 20% होता है सर, उसमें 5% आपको वापस होगा। तो बायर सोचता है कि मैं तो अब फंस चुका हूँ, अगर मैं 40 लाख या फिर 50 लाख का फ्लैट लिया हूँ, 40 लाख का 20% हो गया सर 8 लाख रुपये। अब बोले कि अगर मैं यहाँ से फंस चुका हूँ तो अब बिल्डर तो मुझे रिटर्न करेगा नहीं पैसे। जी अब मैं चलो आगे जो भी प्रोसेस होता है मैं प्रोसेस में आता हूँ। तो सर पहली चीज ये होनी चाहिए रेगुलेटरी बॉडी में कि बिल्डर्स बिना पूरा कंफर्मेशन का आपको 10% जो कहते हैं कि पहले आप बिल्डर बायर्स एग्रीमेंट फर्स्ट पेमेंट के साथ ही बनाना चाहिए। ये बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें जो इसमें अभी करने की जरूरत है। कमलाकर जी, मैं आपका आखिरी कमेंट चाहूंगा, क्या करना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बिल लाना एक सोल्यूशन हो सकता है बहुत हद तक? ये सब चीज में हमारी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी गवर्नमेंट प्रो बिल्डर है और ज्यादातर मिनिस्टर और एमएलए है बिल्डर्स ही हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं लाते हैं जिसके जरिए उनको तकलीफ हो। और दूसरी बात यह है कि पहली बात जैसे रैजा जी ने कहा कि यहाँ रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए और उस पर स्ट्रिक्ट पेनल्टी होनी चाहिए, यहाँ तक कि डायरेक्ट अरेस्ट का पेनल्टी होना चाहिए। तो ही डर होगा। हम अगर कोर्ट में 20 साल 25 साल लड़ते रहेंगे तो उनके पैसे से टॉप मोस्ट एडवोकेट्स अपॉइंट करते हैं और निकल जाते हैं। तो मैंडेटरी होना चाहिए कि अगर उसने गलती की तो उनको अरेस्ट होना चाहिए। आपको मैं एक मिसाल के तौर पे दिखाता हूं। हमारे बंबई में यहाँ एक SRA स्कीम है जिसके खिलाफ मैंने काफी पेपर जमा किए, मैंने कंप्लेंट की उसकी उस LOA कैंसिल किया जाए। तो हमारे SRA ने वो कंडीशन ही चेंज की, क्योंकि LOA की एक कंडीशन थी कि if at all the LOA is obtained on fraudulent basis, it will be cancelled immediately। तो वो मैंने पॉइंट्स लेके उनको बताया कि LOA कैंसिल कीजिए, तो इमीडिएटली SRA ने उसको चेंज किया कि व्हेन द कोर्ट विल डिसाइड। इसका मतलब कोर्ट 30 साल के बाद ट्रायल के बाद डिसाइड करेगी और उसके बाद में होगा। वही बात तो हम बोल रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद करेंगे कि आप भी कम से कम अगर पाई जोड़ करके एक घर खरीदने, मकान खरीदने निकले तो कम से कम जानकारी जुटा लीजिए, RTI की मदद लीजिए, बाकी सब काम कीजिए, जानकारी जुटाइए और उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाइए। नहीं तो झांसे में आप फंसेंगे तो फिर ज़िंदगी भर इस चक्कर में उलझ के रह जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ऐसा जिन लोगों के साथ हो चुका है वो इस चक्कर से बाहर आए और जो लोग इस चक्कर में नहीं फंसे हैं वो सावधान हो जाएं। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हमने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कमलाकर जी, शुक्रिया आपका मुंबई से जुड़ने के लिए। सुरेश रैजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने ये आज बड़े विषय पर बात की, लेकिन इस बीच देश भर में RTI को लेकर जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के ला रहे हैं हमारे संवाददाता RTI इस हफ्ते में। मशहूर RTI एक्टिविस्ट शहला महसूद हत्याकांड, आपको याद होगा भोपाल में हत्याकांड हुई थी और CBI इसकी जांच कर रही थी।
एजीएल कॉल जो एसपी थे वो अपने ही डीआईजी अरुण बोथरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो अरुण बोथरा जी के ऑफिस से गायब थे। जब इन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो इस पर सीबीआई ने तुरंत उस पर एक कमेटी गठित कर दी और इसकी जांच शुरू कर दी। हालांकि बाद में ये फाइल जो था, जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे, हालांकि मिल गए हैं, लेकिन सीबीआई में किसी भी गलती की माफ़ी नहीं होती। सूचना अधिकार कानून से 3 स्तर पर जानकारी पाई जा सकती है। आवेदन, प्रथम अपील और द्वितीय अपील। द्वितीय अपील में ही आवेदक को आयोग जाने का रास्ता मिलता है। लेकिन पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि जो प्रथम अपील में जो बैठे प्रथम अपीली अधिकारी होते हैं वो वहीं पर आरटीआई आवेदन का निपटारा कर देते हैं। इसको लेकर जब वहाँ दिल्ली के आरटीआई आवेदक आरके जैन ने केंद्रीय सूचना आयोग में शिकायत की कि क्योंकि आवेदक को है वो आयोग जाने का हक है, अधिकार है, उस पर क्यों नहीं वो जो प्रथम अपीली अधिकारी है वो वही निपटारा क्यों कर देते हैं। इस पर जो केंद्रीय सूचना आयोग में बैठे जो आयुक्त हैं श्रीधर आचार्य ने उन्हें सुनवाई करते हुए कहा कि आवेदक को आयोग पर जाने का पूरा अधिकार है और द्वितीय अपील में वो आयोग जा सकता है। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी बंगलों में रहने वाले नेताओं का ब्यौरा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवेकाधीन कोटे के तहत आखिर ऐसे कितने नेता हैं जो कि सरकारी बंगलों में रह रहे हैं और उनकी भी लिस्ट दी जाए कि जो कि अवैध तरीके से सरकारी बंगलों में नेता रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इसके लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जिसके भीतर जवाब देने को कहा गया है। गौरतलब है कि करीब ऐसे 22 मंत्री हैं और कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि अवैध तरीके से सरकारी बंगलों में रह रहे हैं। आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अमरोहा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो स्वच्छ भारत के अभियान है उसमें हिस्सा लेने का निर्णय किया है और कहा है कि जब तक हम स्वच्छ नहीं होंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते। तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो हमें घेरे रहेगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अमरोहा के, उनके साथ तमाम जगहों पर जाकर के खुद सफाई की और लोगों के बीच जाकर कहा कि जब तक हम स्वच्छ नहीं होंगे, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम विकास नहीं कर सकते और ना ही भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं। स्कूल में लगी आरटीआई से हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। खबर हरियाणा से है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री अनुशासन में रहने की बात करते हैं, समय की पाबंदी की बात करते हैं ताकि जो सरकारी अधिकारी हैं वो सरकारी विभागों में पहुंचे और लोगों की समस्याओं का निवारण कर सके। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जो सरकारी स्कूल हैं, 80% से ज़्यादा जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो लगी बायोमेट्रिक मशीन है वो या तो खराब हो चुकी है या फिर चोरी हो गई है। और ये सारी जानकारी आई है सूचना अधिकार कानून से। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो बायोमेट्रिक मशीन लगी है उनके रखरखाव पर उसे ध्यान देना चाहिए ताकि अध्यापक जो हैं सही समय पर स्कूल पहुंचे और बच्चों को सही शिक्षा दे सके। जिस तरह आरटीआई कानून में सवाल पूछने के लिए किसी फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह अगर विभाग या मंत्रालय कोई है तो उसके तहत कोई जवाब देने के लिए, आरटीआई का जवाब देने के लिए किसी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, सरकार ने कहा है कि आरटीआई कानून में जवाब देने के लिए किसी फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। डीओपीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने इससे पहले विभागों और मंत्रालयों से आरटीआई के तहत जो जवाब दिया जाता है उसके फॉर्मेट के बारे में जानना चाहा था, पूछा था कि क्या इसमें फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि आरटीआई के तहत जवाब देने के लिए फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। तो था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।